हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 16 जून 2024 का है। इसका मतलब आपके लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। और प्रीलिम्स के दो पेपर में से एक जो होता है GS2 CSAT, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आफ्टर 23 इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या आपको पता है कि 80% ऑफ एस्पेरेंट्स CSAT में ही एलिमिनेट हो जाएंगे। मतलब ये नंबर तो रिलीज ही नहीं हुआ है, लेकिन एक एजुकेटेड गेस है कि देखो 5 से 6 लाख एस्पेरेंट हर साल एग्जाम देते हैं, जिसमें से 13-14 हजार प्रीलिम्स क्लियर कर पाते हैं। तो अगर 13-14 हजार प्रीलिम्स कर पाते हैं तो CSAT कितने क्लियर कर पाते होंगे, राइट? तो अबाउट 1 लाख, इज दैट अ रीजनेबल नंबर टू एश्यूम? इसका मतलब 80% स्टूडेंट्स तो CSAT में ही निकल गए। और लुकिंग एट 23 का डिफिकल्टी लेवल, ये तो आप बहुत ही सेफली एश्यूम कर सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि आप इस 80% का पार्ट कैसे ना बने, राइट? और CSAT की वजह से आपका प्रीलिम क्यों ना छूटे। तो CSAT छूटने के मुझे लगता है कि 4 फैक्टर्स उस पर काम करते हैं। पहला तो है डर, राइट? द फर्स्ट वन इज फियर। स्पेशली आफ्टर 2023 दिस फियर हैज गॉन अप। लेकिन आई थिंक दिस फियर इज अनफाउंडेड। और ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि CSAT से बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। दूसरी चीज़ है कि आप में से कई लोगों का मैथ्स या साइंस या BSc का बैकग्राउंड नहीं होगा या इंजीनियरिंग नहीं होगा। तो साइकोलॉजिकली आपको लगता है कि मेरे लिए CSAT डिफिकल्ट है। मतलब लैक ऑफ बैकग्राउंड इज वन ऑफ द रीजन कि आपके लिए CSAT का डर आपके दिल में बैठ गया। लेकिन दिस इज ऑल्सो अनफाउंडेड, और ये भी मैं आपको प्रूव कर दूंगा। दूसरी चीज़ है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, PYQ नहीं किया है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है। तो ये तो मतलब आपको माफ़ी नहीं है, ये तो आपको करना ही होगा। और आपने किया भी होगा, दैट इज़ व्हाट आई एश्यूम, क्योंकि एग्ज़ाम तो 3 दिन पे आया है। तो अगर आपने CSAT का ठीक ठाक प्रिपरेशन किया है तो आपको CSAT से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और देखो, वैसे भी अब 3 दिन बचे हैं, तो डर के तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सडनली ओवरनाइट आपका डर निकाल दे, राइट? तो एक ही चीज़ वो कर सकती है, जो खुद आप। So just get rid of any fear of CSAT, right? Just think logically, just think strategically about it, and I'm going to explain you how to think about it. तो आपको अगर CSAT का डर लग रहा है तो वो बिल्कुल भी चला जाए। सेकंड इज ओवर कॉन्फिडेंस। इसके उल्टा, जिसका मैथ्स का बैकग्राउंड है या इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, वो लोग थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। लेकिन मैं एश्यूम करता हूँ कि 23 के बाद दे आर नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, बिकॉज 23 के पेपर ने सबको हिला डाला। लेकिन अभी भी आप में से कोई ऐसे है जो इस बैकग्राउंड से है और उन्होंने इनफ CSAT का प्रिपरेशन नहीं किया है। तो माई स्ट्रॉन्ग एडवाइस वुड बी दैट इन नेक्स्ट 2 days एटलीस्ट आप PYQ को एनालाइज कर दे, राइट? मैंने PYQ का नंबर सिस्टम का पूरा मैराथन सेशन का वीडियो अपलोड किया है। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विथ नंबर सिस्टम। वो वीडियो प्लस दूसरे भी जो PYQs है मेंटल एबिलिटी के या कॉम्प्रहेंशन के, वो भी आप देख लीजिए। सो यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। दिस इज नॉट द एग्जाम वेयर यू कैन टेक चांसेस। थर्ड, आपका माइंडसेट। एग्जाम के वक्त आपका माइंडसेट या फ्रेम ऑफ माइंड, मैं दोनों को मर्ज करूंगा, वो कैसे है, राइट? इसके 2-3 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज दैट whenever you are getting out of the GS1 paper, just get rid of any thought related to it, right? Don't check answers of GS1। क्योंकि होता क्या है ना कि आपने कुछ गलत कर दिया, आपको आ रहा था फिर भी आपने गलत कर दिया, तो उसका स्ट्रेस आ जाएगा। फिर आपका और आपके फ्रेंड का आर्ग्यूमेंट होगा कि नहीं ये सही है, ये सही है। फिर कोई बुक कर दो, गूगल कर दो, इंटरनेट पे देख लो। आपका वक्त बर्बाद हो रहा है और इस बर्बादी के बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप ना ही जाके कुछ चेंज कर सकते हो और ना ही जाके अपने आंसर बदल सकते हो। तो क्या ही फायदा है? मतलब रात को कर लो, कल कर लो, CSAT के पहले क्यों करना है? तो जो बीच में आपके पास जो 2-2.5 घंटे मिल रहे हैं, उसको बहुत ही इफेक्टिवली यूज करना है। मतलब आपको सोना है अगर चाहिए तो, क्योंकि आपको GS1 देने के बाद आपका माइंड थोड़ा स्ट्रेसफुल हो गया है, राइट? तो उसको रेस्ट देना, सो जाना या कम से कम पीसफुली बैठ जाना, तो आपको एक रेस्ट मिल जाएगा।
कुछ खा लेना, जितनी भी आपको भूख लगी है कुछ खा लेना, क्योंकि ऐसा ना होना चाहिए कि सीसेट में आपके पेट में कौवे दौड़ रहे हैं। तो खा लेना और रिवाइज कर लेना, मतलब इफ़ यू आर रिवाइज फार्मूला मैथ्स का अगर आपको करना है तो आप ये कर सकते हो। मैं एक्चुअली सी सेट के फॉर्मूले का एक वीडियो बनाऊंगा जो मैं कल रिलीज़ करूंगा, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो इस ब्रेक में, क्योंकि उसमें मैं सारे फॉर्मूले रिवाइज कर दूंगा बहुत ही कम समय में। तो these are some of the things. The primary thing is that you must not get into discussing GS1 at all in this break, क्योंकि आप जब एग्जाम हॉल में जा रहे हो तो आपका फ्रेम ऑफ माइंड बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए, आपका माइंड बहुत अलर्ट होना चाहिए, तभी जाके आप सी सेट का चैलेंज की तरह से पार कर सकते। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लैक ऑफ स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी में क्या आएगा? स्ट्रेटेजी में आएगा कि वो 2 घंटे में आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, विच क्वेश्चंस आर यू सॉल्विंग, राइट, हाउ मेनी आर यू सॉल्विंग, ऑल दिस इज बेसिकली योर स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी ऐसा कुछ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी नहीं है कि आपको बिजनेस कैसे बढ़ाना है, राइट, दिस आर सम सिंपल थिंग्स। बट देखो, कोई भी एग्जाम, स्पेशली यूपीएससी का प्रीलिम्स एक ऐसा एग्जाम है दैट टोटली डजंट डिपेंड ऑन हाउ मच यू नो, it is also depends on how you handle the exam in the exam hall, चाहे वो GS1 हो चाहे वो GS2 हो, क्योंकि जो एग्जाम पास कर रहा है और जो फेल हो रहा है उसमें ये जरूरी नहीं है कि नॉलेज का ही डिफरेंस है, उसमें ये भी हो सकता है कि उनके माइंडसेट में, उनके वो 2 घंटे में उस पेपर को, वो एंजाइटी को हैंडल कर रहे हैं, उसमें डिफरेंस हो सकता है। और इसी के लिए ये स्ट्रेटेजी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं पहले की सीसेट के ओवरव्यू से। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये सारी चीज़ें आपको पता है। सीसेट में होंगे 80 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 2.5 मार्क, टाइम मिलेगा 2 घंटे। इसका मतलब है 80 क्वेश्चन के लिए आपके पास पर क्वेश्चन 1.5 मिनट मिलेगा। और निगेटिव मार्किंग होगा, अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो आपके 0.83 मार्क्स कट जाएंगे। इसका मतलब है दैट एवरी 3 रॉन्ग आंसर्स यू वुड लूज मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर, राइट। मतलब आपने 3 गलत कर दिए तो आपका एक, वो 3 का तो मिलना ही नहीं है आपको, लेकिन जो आपने एक सही किया है उसका भी मार्क चला जाएगा। दैट मीन्स आउट ऑफ 40 इफ यू मेक 30 करेक्ट और 10 रॉन्ग, इसमें आपका, और लेटर से 9 रॉन्ग एंड 31 करेक्ट, तो इसमें ये 31 के जितने मार्क्स मिलेंगे उसमें से आपके 9 का 1/3, मतलब 3 क्वेश्चन का 3 इंटू 2.5 मार्क्स कट हो जाए, राइट, मतलब 7.5 मार्क्स कट हो जाएंगे जो आपको 31 से मिलेंगे, उसमें से ये माइनस हो जाएंगे। तो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड, विल डिस्कस दिस इन लिटिल मोर डिटेल एज वी गो फॉरवर्ड। और जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया, ना ही उसके लिए आपको कोई पॉजिटिव मार्क मिलेगा ना ही कोई निगेटिव मार्क मिलेगा। तो ये एक अच्छा स्ट्रेटेजी है कि अगर आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो तो वो क्वेश्चन को छोड़ दो। क्वालिफाइंग पेपर है, आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाने हैं, मतलब 66 मार्क्स लाने हैं। दैट मीन्स यू हैव टू गेट 27 क्वेश्चंस करेक्ट। करेक्ट का मतलब है नेट करेक्ट। नेट करेक्ट मतलब क्या, कि जो आपने सही किया है और जो आपने गलत किया है, तो ये गलत का काट के मार्क्स 0.83 के हिसाब से, ये गलत का काट के मार्क्स आपके कम से कम 27 क्वेश्चंस के प्योर करेक्ट मार्क्स आने, प्योर करेक्ट मार्क्स आपको मिलने चाहिए। प्योर करेक्ट, नेट करेक्ट, वो 27 चाहिए आपको, तब जाके आप ये 66 का आंकड़ा पार कर सको। there are 4 sections: comprehension, maths, reasoning and DIDS। तो ये तो बहुत ही मतलब फैमिलियर है आपको, मार्किंग स्कीम भी पता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वेश्चंस टू सॉल्व। तो देखो आपको मिलते तो है 80 क्वेश्चंस, अब 80 के 80 आपको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। मतलब कुछ लोगों के लिए, एक्सेप्शनल लोगों के लिए ये शायद पॉसिबल हो भी सकता है, इसमें से ज़्यादा वो करेक्ट कर भी सकते हैं, बट दिस पीपल विल बी लेस देन 1%। ज़्यादातर लोग 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाए। मैं टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई टाइम लेकर सॉल्व करना चाहता है तो उसको टाइम बस नहीं आएगा।
So it is very unlikely that any one of you would solve 80 questions. तो फिर क्वेश्चन आता है कि कितने क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इसके लिए मैंने आपको एक टेबल बना के दिया है। तो ये टेबल में क्या है, अगर आप इतने अटेम्प्ट करोगे जिसमें से इतने करेक्ट होंगे, इतने गलत होंगे, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे और आपका रिजल्ट या आउटकम क्या होगा। okay? So if you look at this table carefully, then you will realize that as you go down, okay, आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कितने क्वेश्चंस गलत कर सकते हो बढ़ रहा है। मतलब सी, अगर आप 36 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, तो अगर आप उसमें से 6 गलत करते हो तो आपको 70 मार्क मिल गए। फिर यहाँ पे मैं ये लेता हूँ, और अदर एंड पे अगर आप 60 अटेम्प्ट करते हो, इसमें से 24 भी गलत कर दिए तो भी आपको 70 मार्क मिल गए, राइट। लेकिन ये 36 में से 6 अटेम्प्ट करने के लिए आपका एक्यूरेसी लेवल बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, जबकि 60 में से सिर्फ 36 सही करने के लिए आपका एक्यूरेसी लेवल ठीक ठाक होना चाहिए। आप कुछ और एग्जांपल देख लो। अगर आप 40 सॉल्व करते हो तो उसमें से 9 गलत करते हो तो आप 70 मार्क्स लेके आओगे, ठीक ठाक पास हो जाओगे। आप 45 करते हो लेकिन उसमें से 13 भी गलत करते हो तो आप बॉर्डर लाइन पास कर जाओगे, फिर 70 के आसपास ही आपको मार्क मिल जाएंगे, राइट। 45 की जगह आप 50 करते हो, 50 में से आप 17 भी गलत कर लो फिर भी आप बॉर्डर लाइन पास हो जाओगे। 54 में से आप 20 भी गलत कर लो तो भी आप बॉर्डर लाइन पास हो जाओगे, है ना। तो व्हाट इज दैट सेफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू शुड अटेम्प्ट। तो लुकिंग एट दिस टेबल, मेरा ये मानना है कि आपको कम से कम इतने क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही चाहिए, ये मिनिमम है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर का जो जोन है ना, वो थोड़ा रिस्की जोन बन जा रहा है, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी लेवल आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जितने आप सॉल्व कर रहे हो, यू शुड बी मोर देन 99% कॉन्फिडेंट कि आप वो सही सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तभी जाके आप 40 क्वेश्चंस के अंदर भी सी सेट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 45 एंड ऑनवर्ड्स सॉल्व करते हो तो आपको ठीक ठाक एक्यूरेसी लेवल से भी आप सी सेट क्लियर कर सकते। So my advice to you would be that try to solve minimum 45 questions. Anything and above that up to 60 questions is a good range to have. It's a safe zone to be in. That should be your target. This should be your target. And anything more than this, at least up to 60, that is the safe zone that you should play in. Okay. तो ये एक नंबर जो है 45 का, वो आप ध्यान में रखना। थोड़ा आपको सेफ बचाने के लिए मैं कहूँगा कि इसको 50 भी कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप 50 में आ जाओगे, ये यहाँ पे देखोगे तो आप 17 भी गलत कर लो तो भी आप पास हो रहे हैं। तो 50 में से 17, आपके पास क्वेश्चन है 80, आप अटेम्प्ट कर रहे हो 50, 50 में से 17 गलत कर रहे हो फिर भी आप पास हो रहे हैं, राइट। तो क्या ये डिफिकल्ट लग रहा है? मुझे लगता है कि ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने ठीक ठाक प्रिपेयर किया है, देन दिस इज नॉट अ वेरी बिग थिंग टू मेक हैपन। कीप दैट इन माइंड that you have to attempt at least 45 to 50 questions when you go in a CSAT exam. And if you are prepared little bit okay, then also you will find 45 easy questions. क्योंकि I am basically talking of 80 total questions, out of which 45 for everyone they should be easy, right? And they are across the sections. Well, some of you might be good in comprehension, some might be good in maths or reasoning. For all of you, finding 45 out of 80 questions which are easy is not going to be difficult. बट उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप एग्जाम हॉल में सही स्ट्रेटेजी अप्लाई करो, टाइम का अच्छा मैनेजमेंट करो। हम उसके बारे में बात करें। देखो, एग्जाम में क्या है ना कि कॉम्प्रहेंशन है, मैथ्स है, रीजनिंग है, DIDS है। DIDS में मैथ्स और रीजनिंग में ही डालूंगा क्योंकि ये जनरली क्वेश्चन उसी के बेस पे होते हैं। तो इफ़ यू लुक एट द राइट हैंड साइड, राइट, मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रहेंशन,
3 मेन सेक्शन है, राइट। इसमें आपको 28 अब ये 19 या 20 पकड़ लो और 28 ये ब्रेकअप मिल रहा है। इवन इफ यू सॉल्व 15 15 15 you are getting your 485. Okay, getting more than 15 in 28 in comprehension थोड़ा इजी है, तो आप 20 भी इसमें कर लो तो आप 50 तक पहुंच जाओगे। आधे ही कर रहा हूं मैं मैथ्स में, आपको आधे ही क्वेश्चन करने बोल रहा हूँ, पूरे तो बोल ही नहीं रहा हूँ, राइट। और अगर आपका मैथ्स बहुत ही ज़्यादा वीक है, आप 10 भी कर लो, इसमें भी आप 20 में से 15 कर लो, फिर भी आप 45 पे पहुंच जाए। तो ये टारगेट अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। टेंशन कब होती है? टेंशन जैसे ही आप पेपर खोलोगे, फिर आप मैथ्स देखोगे, कोई नंबर सिस्टम का अजीब क्वेश्चन दिखेगा, कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लंबा सा क्वेश्चन दिखेगा, फिर आप टेंशन में आ जाओगे, फिर जो आप कर सकते हो वो भी नहीं कर पाओगे। तो द बेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो इज दैट कि कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, आपको अपना कूल नहीं छोड़ना है, आपको एंक्शस नहीं होना है, आपको अपना फ्रेम ऑफ माइंड कोलैप्स नहीं होने देना है, ठीक है। क्योंकि आप शुरू से लेके अंत तक जब पेपर देखोगे तो आपको 40 से 45 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। 2023 के एग्जाम में भी आप ये कर सकते हो। मैं यहाँ पे आई बटन में मेरा 2023 पेपर का एनालिसिस लगा रहा हूँ, उसको देख लेना और आप में समझ में आपको आ जाएगा कि 2023 का एग्ज़ाम भी आप आसानी से क्लियर कर सकते थे। 40-45 क्वेश्चंस, 45-50 क्वेश्चंस आप उसमें आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे, इंक्लूडिंग नंबर सिस्टम क्वेश्चन। कंडीशन ये है कि आपने PYQ किया होना चाहिए, बिल्कुल भी डरना मत, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ना हाउ डू यू मैनेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि एग्जाम में करना क्या है। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि आपको आपके सामने घड़ी रखनी है। तो ये आपका डेस्क है, तो एक तो घड़ी आपके हाथ में हो सकती है या फिर आप यहाँ पे घड़ी रख लो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट योर वॉच शुड बी इजीली विजिबल टू यू, कि आप उस पर एक नज़र डाल सको तो आपको समझ में जाए कि कितना बचा है, कितना टाइम बचा है एग्ज़ाम के लिए। अगर आप कंफर्टेबल हो रिस्ट से, रिस्ट में ही रख देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। मतलब घड़ी किसी ऐसी जगह रखी है, मतलब आपका कुछ स्लीव आ रहा है घड़ी के ऊपर, वो सब नहीं करना। मतलब फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में आपको पता चलना चाहिए कि टाइम क्या हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम। जैसे ही आपके हाथ में पेपर आ जाए, स्किम थ्रू क्वेश्चंस एंड स्टार्ट विथ इजी क्वेश्चंस। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों पता है? क्योंकि जैसे ही आपके हाथ में ये एग्जाम पेपर आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे, सेकंड क्वेश्चन पढ़ोगे, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, कोलैप्स, आप कोलैप्स हो गए, आपको लगने लगा कि ये अब मेरा सीसेट नहीं निकल रहा है। ये नहीं करना है, अटेम्प्ट तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करने। पहले एक बार पेज पलट के देख लो, आपके पास सीसेट के एग्जाम में देयर वुड बी मेनी नंबर ऑफ पेजेस। as you skim through questions, as you skim through pages, just take 3 to 4 minutes to do that। ज़्यादा टाइम नहीं डालना है। मैं अभी आपको मार्क भी नहीं करने कह रहा हूँ कि आपको क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, वो हम जाते जाते करेंगे। सिर्फ स्किम थ्रू करना है, मतलब देख लेना है कि अरे हाँ ये पैसेज मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, ये अरे ये तो PYQ का डुप्लीकेट है, अरे ये मैंने तो इस तरह का डायग्राम का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। इतना अगर आप देख लोगे, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। दैट कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे ठीक है, फर्स्ट नहीं आ रहा है, सेकंड नहीं आ रहा है, थर्ड नहीं आ रहा है, मुझे पता है कि आगे ऐसी कई चीजें हैं जो मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो आई डोंट हैव टू फियर, आई डोंट हैव टू गेट एंक्शियस इन द एग्जाम कि मेरा अभी कुछ नहीं होगा, होगा। इसीलिए स्किम थ्रू क्वेश्चंस करना है। आपको मेरा वादा है कि आपको जरूर कई सारे क्वेश्चंस आपको नजर में आ जाएंगे जो आपको पता है कि आप कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कोई भी क्वेश्चन पे आपको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं स्पेंड करना है। फिर क्या करोगे, आपने स्किम थ्रू कर लिया, यहाँ से सॉल्व करना चालू कर दिया। सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन, मतलब ठीक है आप शुरू से शुरू कर लो, ठीक है, देखना तो आपको शुरू से ही पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन तो पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो उसमें आपको 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। मतलब क्या कि अगर कोई नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, आपने कुछ कैलकुलेशन शुरू कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिविजिबिलिटी रूल लगा दिया, जो भी कर दिया, आपने शुरू कर दिया, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, नाउ यू हैव इन्वेस्टेड 4 मिनट्स ऑलरेडी इनटू दिस क्वेश्चन। अभी आपको लगने लगा है कि इतना टाइम तो मैंने डाल दिया, अभी तो मुझे इसका आंसर करके ही आगे निकलना है, क्योंकि अदरवाइज मेरे 4 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। मत करना। अगर आप किसी क्वेश्चन में 2 मिनट के आगे जा रहे हो, छोड़ देना, लीव इट। क्यों पता है? क्योंकि 5 मिनट 6 मिनट डालने के बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप इसका सही जवाब ढूंढ सकते हो। अगर आप किसी क्वेश्चन का सही जवाब 2 मिनट के अंदर नहीं ढूंढ सकते हो, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब आप 6 मिनट में भी ढूंढ सकते हो। सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। Don't waste your time on the questions that you are struggling with. Don't waste your time on the questions that you are struggling with. Leave that within 1.5 to 2 minutes, because you are wasting time of other 3 questions by spending 6 minutes on this question. फिर ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा करते 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 75 क्वेश्चंस तक आ गए। ये हो सकता है कि 79 और 80 वाला क्वेश्चन वॉज वेरी इजी, but because of your wastage of time you didn't even get a time to look at them. You didn't even get a time to solve the questions that you know, and they might be at a very end of the paper. Do not waste your time on any question which you are struggling with. 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। कैसे करोगे मैं बताता हूँ। when you start solving your questions, ये आ गया क्वेश्चन 1, फिर आ गया क्वेश्चन 2, फिर आ गया क्वेश्चन 3, फिर आ गया क्वेश्चन 4, ठीक है ना। करते करते ये आ गया क्वेश्चन 80। आपने स्किम थ्रू कर लिया, यू नो दैट कि यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ। 2-3 चीज़ें हो सकती है। एक तो 1 आपको आ सकता है, या 1 आपको आ सकता है लेकिन थोड़ी दिक्कत के बाद, या फिर 1 आपको नहीं आ रहा है। मार्क दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। अगर 1 आपको आ रहा है, सॉल्व कर देना, इसको टिक कर देना। अगर आप जैसे ही 1 पढ़ते हो आपको लगता है कि अरे यार मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, लेकिन इसको मैं थोड़ा बाद में करूँगी, मैं पहले देखती हूँ कि मुझे इजी क्वेश्चन क्या मिल रहे हैं। सॉल्व ऑल द इजी क्वेश्चंस इन योर फर्स्ट राउंड। राउंड मतलब यहाँ से लेके इधर तक। फर्स्ट राउंड जो होगा आपका, में से आपको इजी क्वेश्चन टारगेट करने हैं। जो मैं ये कह रहा हूँ कि 40 to 45 आपको मिल जाएंगे। आधा पेपर तो इजी होगा आपके लिए, थोड़ा तो प्रिपेयर किया होगा, तो आधा तो इजी हो ही जाएगा। बट योर स्ट्रैटेजी इज सॉल्व कर लो, मार्क कर लो। क्वेश्चन 2 मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है और मैं इसको बाद में ट्राई भी नहीं करूंगा, क्रॉस कर लो। क्वेश्चन 3 हाँ मुझे आता है लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है या ज़्यादा सोचना पड़ लग सकता है। या फिर क्वेश्चन 3 आपने पढ़ लिया, कॉम्प्रहेंशन है, आपका 1 और 2 में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप ऑप्शन में मार्क मत करना, इन्विजिलेटर पकड़ लेगा। क्वेश्चन को मार्क करना अलग तरीके से, सर्कल। फिर क्वेश्चन 4 आपने सॉल्व कर लिया, 5 आपने सॉल्व कर लिया, ये 3 आपको नहीं आ रहे, फिर आपने इसमें 0 कर दिया, फिर और 2 सॉल्व कर दिए। इस तरह से सॉल्व करते चले जाना है। ये क्यों करना है पता है? क्योंकि when you are completing your round 1 of solving, in which you will find hopefully 40 to 45 questions that you have solved, you will feel very confident. If you have found only 20 to 30 which you have solved, you will feel good, but you know that you have to try harder. कहाँ ट्राई करोगे? वापस जाओगे ना। इतना बड़ा पेपर है कि ढूंढने में ही आपका समय बर्बाद हो जाएगा कि आपको क्या, कौन से क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, कौन से क्वेश्चन में आपको लगा कि हाँ मैं ये इसको बाद में करूँगी ना, आपको पता ही नहीं है। फिर आप फ्लिप करते रहोगे, पेजेस ढूंढते रहोगे, इसलिए ये मार्किंग करना है।
योर सेकंड राउंड ऑफ सॉल्विंग शुड बी सर्कल्स। सर्कल्स वो क्वेश्चन है जो आपने पहले राउंड में छोड़ दिए थे ये सोचकर कि आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हुआ है कॉम्प्रिहेंशन में, या फिर आप शायद इसमें एक स्टेप गलत कर रहे हो नंबर सिस्टम में, आपने ऐसा क्वेश्चन पहले किया है बट समहाउ योर आंसर इज नॉट देयर इन द ऑप्शन, तो इसको आप री अटेम्प्ट करना चाहते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस है आप सर्कल मार के आगे गए हो, इन्हीं को ट्राई करना है, इनको ट्राई नहीं करना है ना, ये तो आपने पहले डिसाइड कर दिया मुझे तो इसमें कुछ आता पता ही नहीं है। इट इज द टेक्निक दैट यू अप्लाई विल मैटर अ लॉट फॉर इंक्रीजिंग योर एक्यूरेसी। आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे आ गई ना, you are already very accurate in these questions. Now to increase this accuracy and adequacy of the number of the questions that you are solving, what questions will you attempt? You will attempt these circles. मतलब जो भी कर लो, सर्कल कर लो या और कुछ आपको प्लस कर लो, जो भी करना है। टाइम आपका बच जाएगा अगर आपने पहले से ही मार्क किया, इसके लिए मार्क करना है। जनरली इट इज रिटन दैट यू शुड नॉट मार्क एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर, लेकिन लॉट ऑफ invigilators are okay for you to mark the question, not mark any option. ऑप्शन मार्क कर दोगे गलती से वो आपको बाहर जाने बोलेगा। क्वेश्चन मार्क कर लेना, देख लेना, मतलब अगर कुछ इन्विजिलेटर बोलता है फिर उसके आगे तो आप शायद नहीं कर पाओगे, लेकिन मैंने जितना ज़्यादातर देखा है कि ये अलाउड करते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स करते हैं मार्किंग, तो आप भी कर लेना। क्वेश्चन को मार्क करना, सॉल्व किया टिक कर लो, सॉल्व नहीं करना है इसके तरफ मैं वापस देखूंगा ही नहीं, क्रॉस कर लो, इसके तरफ मैं वापस देखूंगा, जीरो कर लो, या फिर स्टार कर लो, जो भी करना है कर लो। ये तीन कैटेगरीज में आपको डिवाइड करने को, जैसे ही आप ऊपर से नीचे सॉल्व करने जा रहे हो मार्क करते जाना है। फिर राउंड टू के लिए, राउंड वन के बाद राउंड टू के लिए आप रेडी हो, राउंड टू फिर आप सर्कल ट्राई करो। आप फालतू के क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ही नहीं कर रहे हो बाय यूजिंग दिस टेक्निक। प्लीज फॉलो दिस, प्लीज प्रैक्टिस दिस, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। स्विच बिटवीन द सेक्शन, मेंटली टायरिंग होता है। मैथ्स हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ज्योमेट्री, डायमंड, फिर रीजनिंग है, और फिर कॉम्प्रहेंशन है। इसमें से पाँच कर लो, फिर इधर में से दो तीन कर लो, फिर इधर में से तीन कर लो, फिर वापस इधर आके दो कर लो, इधर आके दो कर लो, फिर इधर चार कर लो। माइंड को आपको स्विच करते रहना है, क्योंकि पार्ट ऑफ द ब्रेन और द लॉजिक और द न्यूरॉन्स दैट यू यूज व्हाइल सॉल्विंग कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू यूज इन द मैथ्स क्वेश्चन। यहाँ पे लैंग्वेज का पार्ट आता है, पे लॉजिक का पार्ट आता है, भी लॉजिक का, यहाँ पे लॉजिक और लैंग्वेज दोनों का मिक्स भी हो सकता है। तो आपको ब्रेन को रेस्ट देना है। अगर आप कंटिन्यूसली कॉम्प्रहेंशन ही करोगे तो एग्जॉस्ट हो जाओगे, मेंटली एग्जॉस्ट फील करोगे, फिर आप मैथ्स में गलती करोगे। स्विच करते रहो, मतलब यहाँ तक 5-10 फर्स्ट पेज कर लिया, फिर दूसरा पेज स्किप कर लिया क्योंकि वापस कॉम्प्रहेंशन ही दिख रहा है, फिर आप थर्ड पेज पे जाओगे, फिर मैथ्स करोगे, फिर थोड़ा पीछे आ जाओ। ये मार्किंग करना है हर क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन आप, क्योंकि फिर आपको यह भी पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपने पढ़ा भी नहीं है, राइट। तो जैसे ही आप फ्लिप बैक करोगे इमीडिएटली आप उसी पे जाओगे जो जहाँ पे आपको जाना है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो आपने मार्क कर चुके। ये करना है राउंड वन में, फिर राउंड टू में तो आप जीरो पे ही जाओगे इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इज मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन। लेकिन जो फर्स्ट राउंड है ना वो थोड़ा थोड़ा स्विच करना, ये कोई ग्लोबल रूल नहीं है, राइट। इफ यू हैव डन योर PYQs, इफ यू हैव डन योर मॉक्स, देन यू नो कि आपके लिए क्या काम करता है या नहीं करता है। अगर आप कंफर्टेबल हो कि सारे मैथ्स ही कर लूँ फिर कॉम्प्रहेंशन ही कर लूँ, आपकी चॉइस है। लेकिन मुझे लगता है ज़्यादातर आप थोड़ा स्विच करोगे तो आपका माइंड थोड़ा तेज़ी से काम करेगा हर एक सेक्शन। तो स्विच बिटवीन द सेक्शन, कीप OMR शीट एंड इरेजर इफिशिएंटली। थोड़ा बच्चों के माफिक आपको लग सकता है, लेकिन मैं बताऊंगा आप मैं ये क्यों कह रहा हूँ। ये आपका OMR शीट है, यहाँ पे पेंसिल रखी हुई है, इरेजर रखा हुआ है। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि आपको मल्टीपल पेंसिल लेके जाना है, मल्टीपल इरेजर्स लेके, तीन तीन तो लेके जाना है आपको। मतलब यहाँ से कुछ नीचे गिर गया, हाथ में से फिसल के नीचे गिर गया,
कहाँ गिर गया, कैसे गिर गया, उधर चला गया, ढूंढने में टाइम बर्बाद नहीं करना है। जाने दो उसको, यहाँ से उठा लेना, मार्क करना शुरू कर देना, यहाँ से उठा लेना, इरेज करना शुरू कर देना। तो खोल के रखना है, ओपन में रखना है आपके जो पेंसिल्स है, आपके इरेजर्स है। अगर आपका स्लाइंटिंग डेस्क है तो आपके बाजू में जो एम्प्टी स्पेस है आपके सिटिंग एरिया में, मतलब बेंच पे या चेयर पे, उस पर रखना है, राइट, या पॉकेट में रख दो इफ़ यू आर कंफर्टेबल। बट सिट कंफर्टेबली, वियर कंफर्टेबल क्लोथ्स। छोटी सी चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, टाइम बचा सकते हैं अगर कुछ नीचे गिर गए। डिसाइड व्हेन टू मार्क OMR शीट, डोंट लीव इट एट द एंड। हर कोई बच्चा अलग अलग तरीके से करता है। कोई जैसे जैसे सॉल्व कर दूं वैसे मार्क करता है, मतलब 1 किया मार्क किया, 2 किया मार्क किया, 3 किया मार्क किया, 4 किया मार्क किया। कुछ बच्चे करते हैं कि एक पेज किया मार्क किया, मतलब एक पेज सॉल्व किया मैंने तो उसी पेज के मैं मार्क करके फिर आगे चला जाऊंगा दूसरे पेज, राइट। और कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैं सबसे एंड में मार्क करूंगा। मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है एंड में मार्क कर, क्योंकि तभी आप प्रेशर में आ जाओगे, टाइम नहीं होगा आपके पास, 8 मिनट बचे होंगे, मैं आपको 80 क्वेश्चन मार्क करने हैं अभी। तो फास्ट फास्ट आप फ्लिप भी करोगे, मार्क भी करोगे। इसमें आप गलती करोगे, 35 की जगह 37 को मार्क करोगे, 36 को मार्क करोगे, 79 की जगह 78 को मार्क करोगे। ये सब हो सकती है गलतियाँ, नहीं करनी है, ये सिली मिस्टेक्स है, माफ़ी नहीं है इसके लिए। तो ये चक्कर में पड़ना ही नहीं है। कभी भी 2 घंटे में आपको एंग्शियस नहीं होना है, आपको स्ट्रेस नहीं करना है। तो जो भी आपके लिए काम करता हो, चाहे वो आप जैसे जैसे सॉल्व करो मार्क करो, या फिर चाहे एक पेज होने के बाद मार्क करो, जो भी आप कंफर्टेबल है उसको कर लेना। मेरा ये एडवाइस है कि एंड में मत रखना। तो दिस इज द वे यू मैनेज द टाइम इन द सीसेट एग्जाम। ये मेक और ब्रेक कर सकता है आपका एग्जाम। तो अंडरस्टैंड दिस, प्रैक्टिस दिस एंड इम्प्लीमेंट दिस, एंड यू विल सी द डिफरेंस। क्या क्या प्रिंसिपल्स है जो आपको फॉलो करने हैं? जैसे मैंने बताया, चूज द राइट क्वेश्चंस। जो आता है उसको फाइंड करो और उसको सॉल्व करो। जो आता नहीं है उससे डरो मत, उससे एंग्जाइटी बढ़ने मत दो, डिप्रेशन आने मत दो। नो ईगो का क्या मतलब है? नो ईगो मतलब मैंने नंबर सिस्टम पे इतने सारे 5000 क्वेश्चन सॉल्व करके आई हूं, तो मैं नंबर सिस्टम का हर क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। अगर नंबर सिस्टम के 27 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से सिर्फ आप 20 ही सॉल्व कर सकते हो, उतना ही सॉल्व करना, बाकी 7 2 मिनट के आगे नहीं जाना है, जैसा मैंने बताया। ईगो नहीं लाना है। बी वेरी क्लिनिकल इन योर अप्रोच, बी वेरी वेरी प्रोफेशनल इन योर अप्रोच। मुझे 66 मार्क्स लाने हैं, कहाँ से आएंगे? जो मैं सही करूंगा करूंगी वहीं से आएंगे। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढूंगी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, अटेम्प्ट द क्वेश्चंस विच यू फाइंड इजी, टारगेट मिनिमम 45। ये तो हमने देख ही लिया। और मेरा ये मानना है कि 40-45 क्वेश्चंस इजी फाइंड आउट करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, इंक्लूडिंग 23 का पेपर। स्विच बिटवीन सेक्शंस, वी टॉक्ड अबाउट दिस। कीप ट्रैक ऑफ टाइम एंड मैनेज इट इफेक्टिवली, वी टॉक्ड अबाउट दिस, राइट। छोटी 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 चीज़ों में टाइम जो बर्बाद होता है उसको बिल्कुल नहीं करना है, कोडिंग का यूज़ करना है। अप्रोप्रिएटली आपको टाइम मैनेज करना है। फर्स्ट राउंड में क्या करना है, सेकंड राउंड में क्या करना है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। एंड डिसाइड व्हेन टू मार्क OMR शीट, डोंट लीव इट एट द एंड, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट में सिर्फ मार्किंग में आप गलती कर सकते हैं। एट द एंड कीप काम एंड बिलीव इन योर सेल्फ। काम रहना है, गौतम बुद्ध की तरह एग्जाम देना है। एंग्जाइटी होने से तो आपको ज़्यादा मार्क नहीं मिलेंगे ना। तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा कि कोई भी फेल ना हो सीसेट में, सारे जो भी हो सीसेट क्लियर करे। वो तभी होगा व्हेन यू विल कीप काम एंड यू विल बिलीव कि आपको 45 क्वेश्चन सॉल्व हो ही सकते हैं। हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ, बिकॉज दैट इज अ फैक्ट। So that's all for this video. There are only 3 days left. I wish you all the very best for your exam in next 3 days. If you struggle with anything, if you have any questions, if you are getting anxious about any topic, or if there is any question, or there is any fear in your mind,
don't hesitate to contact me either on my Insta handle or comment on this video, or then you can join my Telegram channel also. I am there to help you, and I will make sure that whatever questions you have in next 3 days, I will certainly respond to that positive. All the best again. Thanks for watching. I will see you tomorrow with revision of CSAT mathematics. Thanks again. Goodbye.